नमस्कार, मैं हरीशचंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल पर। आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से रखा गया है। जैसा कि पता है कि आवर्त सारणी में ही तत्वों को रखा गया है। ये आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में बटी हुई है, एस, पी, डी और एफ। यदि कोई तत्व दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसका स्थान डिटरमाइन कीजिए, तो ज़रूरत होती है हमें उन्हें कुछ कीवर्डों की। उन्हीं की सहायता से हम ये जान पाएंगे कि जो आवर्त सारणी ये डेवलप की गई है 4 ब्लॉकों में, इसमें तत्व का वास्तविक स्थान कहाँ है। और ये भी जानिए कि जो 4 ब्लॉक इसके बटे हुए हैं पूरे आवर्त सारणी के, इन 4 ब्लॉकों को 7 आवर्त और 18 वर्गों यानी खड़े कॉलमों में बांटा गया है। जैसा कि ऐसे बता सकते हैं, कुल अगर वर्ग की बात कर लें, वर्ग इसके 18 हैं, जिसको आप खड़े कॉलम कह सकते हैं। और इसके जो आवर्त हैं, आवर्त की संख्या कुल 7 है। 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। अगर ब्लॉक की बात कर लें, ब्लॉक इसके 4 हैं। ये है एस, पी, डी और एफ। इन्हीं चारों ब्लॉकों में आवर्त सारणी के जितने भी सदस्य हैं उनको रखा गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि आवर्त सारणी में रखे गए तत्वों के बारे में हमें जानना है। हमें तत्वों से आवर्त सारणी में कहाँ रखना ये जानना है। जैसे कोई तत्व अगर आपको जैसे कॉपर दे दिया गया, एल्युमिनियम, जिंक दे दिया गया और पूछा जाए इस तत्व को आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है, चूंकि ब्लॉक तो 4 हैं, 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, कहाँ 18वें वर्ग में रखा गया, 14वें में रखा गया, 7वें में रखा गया, किस वर्ग में रखा गया, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही आवश्यक होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज यही टॉपिक भी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में तत्वों का निर्धारण बहुत आवश्यक है। चलिए आज इसी की शुरुआत करते हैं। एक नई टॉपिक भी है और एक अच्छी टॉपिक भी है। कम से कम ये रहे कि कोई तत्व दिया जाए, आप उसका स्थान निर्धारित कर पा जाए। स्थान निर्धारित होने से उस तत्व के गुणों के बारे में तो जानकारी होगी ही, और उस वर्ग में जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे लगभग उन सभी तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो यह जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। आज इसी टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते वीडियो को। एक निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम इसे जानेंगे कि कौन सा तत्व कहाँ रखा गया है। पहले ये बात क्लियर हो जाए कि यह आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में बटी हुई है, एस, पी, डी और एफ। आवर्त इसके 7 हैं और वर्गों की संख्या इसके कुल 18 है। इसी में किसी भी तत्व को यदि दिया जाए तो आपको इसी में रखना है। कैसे रखना है, जरा इसका हम एक आउटर डायग्राम बना देते हैं कि एस में कितने वर्ग हैं, पी में कितने वर्ग हैं, डी में कितने हैं, कितने, इसे जान लीजिए। जो आपका यस ब्लॉक होता है उसमें कुल 2 वर्ग हैं, 1 है और ये 2 है। वर्गों की संख्या यस है, यस के लिए 1 है और 2 है। फिर बात करें हम, चूंकि डी बीच में आता है इसलिए हम डी को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम पी लिख देते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जो है वो एफ ब्लॉक है। कुछ इसी प्रकार से हैं। यस और पी के बीच में डी है। तो यहाँ देखेंगे डी के लिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहाँ पर देख लें कुल मिला करके इनका जो टोटल वर्ग बनता है वो है 10। 3, 3, 6, 3, 3, 9, 1, 10। कुल मिला करके इनके वर्गों की संख्या कुल 2 बनी है। इनके वर्गों की संख्या कुल 2 बनी हुई है। डी में 10 है और यस में केवल 2 है। पी की बात कर लें तो 12 से बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 13, ये 14, यहाँ पर 15, ये 16,
17 और ये 18। कुल मिलाकर के इनकी अगर बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल वर्गों की संख्या की बात करें तो 3 ये कुल मिलाकर के 6 वर्ग इसके बन जाते हैं। अच्छा, रही बात यफ की, तो यफ जो होते हैं ये डी जैसा ही व्यवहार करते हैं, मतलब डी का जितना वर्ग होता है ये कुल मिलाकर के इनकी भी संख्या अगर देखी जाए तो केवल 10 ही होता है। सॉरी, एफ की बात हम कर रहे हैं, डी जैसे होते हैं ये, इनकी भी जो संख्या होती है वो 10 ही होती है। बस है क्या, ये आवर्त सारणी में बाहर रखे गए हैं। इनकी 2 सीरीजें हैं, एक का नाम है लैंथेनाइड और दूसरे का नाम है एक्टेनाइड। ये 2 सीरीजें हैं, एक कह सकते हैं 5 या फिर इसको कह सकते हैं 4F है और ये 5F है। 2 सीरीजें हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड की। अब इसी में किसी भी तत्व को दे दिया जाएगा तो आपको रखना होगा। अब इतना पहले इसका आउटलाइन जरूर जान लीजिए। यस ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड हमने 2 लिख दिया है। डी को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुल मिलाकर के 10 खड़े कॉलम होते हैं, अर्थात 10 वर्गों में बांटा गया है। पी जो है 13 से लेकर के 18 तक है, इसलिए इसको हम कुल 6 वर्ग कह सकते हैं। रही बात एफ की, तो जितने वर्ग डी में होते हैं उतने ही वर्ग होते हैं एफ में। बस ये लैंथेनाइड होता है और ये एक्टेनाइड होता है। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल यानी कि बहुत ही दुर्लभ मेदा धातुएं होती हैं लैंथेनाइड या एक्टेनाइड। इनको आवर्त सारणी में बाहर रखा गया। इनकी प्रॉपर्टीज भी इन सभी की प्रॉपर्टीज से अलग होती है। ज़्यादातर इसमें रेडियो एक्टिव का गुण पाया जाता है, तो यह ब्लॉक बिल्कुल सबसे अलग होता है। रही बात यस की और पी की, यस और पी के जो गुण होते हैं वो डे में पाया जाता है। इन दोनों का मिक्स प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसीलिए इसको संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, संक्रमण श्रेणियाँ कहते हैं। 3D, 4D, 5D 3 सीरीजों में बटा हुआ है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, 3D में, 4D में और 5D में। तो हमें उस बिंदु पर चर्चा नहीं करनी है कौन कितने में बटा हुआ, ये तो केवल एक आउटलाइन थी इसलिए बता दिया जा रहा है। हमें ये जानना है कि कोई तत्व दे दिया जाए जिसका परमाणु क्रमांक हमें मालूम हो, या वहाँ पर दे ही दिया जाए कि फला तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इस आधार पर हमें उस आवर्त सारणी में उसको निर्धारित कैसे करना है ये हमें आज जाना है, और आज हम इसी को बताने के लिए उपस्थित हैं आपके सामने। तो चलिए, इतना तो आप जान लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये किसी आवर्त सारणी का केवल और केवल आउटलाइन है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं किसी तत्व को परमाणु क्रमांक के द्वारा या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। परमाणु क्रमांक रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में आसानी होगी। और आज की जो आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये केवल और केवल आधारित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर और उनके बढ़ते हुए क्रम पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम पर। जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले, जिसकी ऊर्जा अधिक है उसको बाद में रखा गया है, जैसा कि आप पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया था तो उसमें स्पष्ट किया था। आज उसी के सहारे, पिछले वाले वीडियो के सहारे जो विन्यास किया था, आज उसी के सहारे हम आवर्त सारणी में उसके स्थान को डिटरमाइन करने वाले हैं। जैसे अब आपको शुरुआत में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाए सोडियम, और कहा जाए सोडियम का हमें वर्ग बताइए, ब्लॉक बताइए और आवर्त बताइए। 3 चीजें, 3 चीजों में वर्ग, आवर्त और ब्लॉक, 3 चीजों को ये पूछा जा रहा है, वर्ग, आवर्त और ब्लॉक। तो पहले हम सोडियम का विन्यास कर लें। देखिए, वर्ग का निर्धारण आसान है, आवर्त का निर्धारण आसान है जब हम बोरबरी के अनुसार विन्यास करेंगे, लेकिन जब ब्लॉक की बात आ जाती है तो हम अफबाउ रूल फॉलो करते हैं, जो ऊर्जा के क्रम में हमने बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है उसका फॉलो करेंगे ताकि वहाँ से आपको ब्लॉक मिल जाए। तो उस प्रकार के विन्यास से हमें ब्लॉक, आवर्त और वर्ग सब कुछ वहीं से मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का केवल यही तरीका चुनेंगे आप, जैसे 1s2, 2s2,
2p6 3s1। यहाँ पर देखेंगे इसका जो प्रमाण क्रमांक 11 था उसका विन्यास ये कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है किसको किस आवर्त में, किस वर्ग में, किस ब्लॉक में रखा गया है। यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है। बाहरी कोष आपका ये है जिसका है ये 3s1। तो देखेंगे 3s1 जो 3 दिखाई दे रहा है यही इसके पीरियड यानी कि यही इसकी आवर्त को शो कर रहा है, यही इसका आवर्त है। और जो यश होता है ये इसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पर 1 देख रहे हैं ये इसके वर्ग को यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका ग्रुप जो है वो 1 है, ब्लॉक इसका यश है, आवर्त इसका 3 है। बात क्लियर हो गई कि केवल बाहरी कोष के विन्यास से विन्यास किया हमने, जो बाहरी कोष मिला ये उसी को हम लेकर के चेक करेंगे किस पीरियड में है, किस आवर्त में है, तीसरे में है, किस ब्लॉक में है, यश है तो यश ब्लॉक हो गया। 1 लिखा गया तो इसका ग्रुप भी 1 ही होगा। इसी प्रकार से यदि आप कैल्शियम की बात कर लेते जिसका नंबर 20 होता है, आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए 6 4 10 10 2 12 6 18 और ये 4s2। यहाँ पर भी आसान है। जो 4 देख रहे हैं ये यही तो इसका पीरियड होगा, यही इसका आवर्त हो जाएगा। आवर्त जो होगा इसका आवर्त नंबर इसका 4 हो गया। ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक इसका यश हो जाएगा। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग इसका 2 हो जाएगा। क्लियर भी हो गया कि ब्लॉक जो यश ब्लॉक था उसके 2 वर्ग हमने बताया था कि वर्ग फर्स्ट, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो ग्रुप आया है ये सेकेंड आया यानी दूसरा वर्ग। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप में बटा हुआ यश ब्लॉक। शुरुआत में हमने उसका स्केलेटन दिया तो आपको दिखाया था। तो यश ब्लॉक का पहले ग्रुप का ये और तीसरे आवर्त का सदस्य है, और कैल्शियम जो है ये चौथे आवर्त का सेकेंड ग्रुप का यश ब्लॉक का सदस्य है। इससे हमें कंफर्म हो गया कि यदि कैल्शियम दिया गया और आवर्त सारणी का स्केलेटन कंकाल दिया गया हो, आवर्त सारणी ब्लैकेंड बनाई गई हो, तो हम उसमें इसे बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। अब जैसे अगर बात करें लिथियम की, लिथियम का 3 होता है 1s2 2s1। यहाँ पर देखिए अब ये 2 दिया गया, ये तो खत्म हो गया काम। इसका नहीं मतलब बाहरी कोष यही बना है। तो 2 जो दिया गया है ये इसके आवर्त को शो करेगा, जो यश दिया गया है ये इसके ब्लॉक को शो करेगा, जो 1 दिया गया है ये इसके वर्ग को शो करेगा। वर्ग 1 ब्लॉक यश आवर्त 2। इस प्रकार से हम कोई भी तत्व अगर दिया जाए, यश ब्लॉक का ही बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाहरी कोष होगा, जैसे यहाँ पर 4s मिला, यहाँ 3s मिला, यहाँ पर 2s मिला है, तो उसके हिसाब से हम उसके आवर्त ब्लॉक और वर्ग का निर्धारण कर पाते हैं। क्लियर हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और अगला और कोई तत्व जैसे दिया जाए, मान लीजिए आपको विन्यास तैयार होना चाहिए, प्रमाण क्रमांक भी याद होना चाहिए, तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी तत्व को उसके वास्तविक पोजीशन में रख सकते हैं। जैसे हम और बात कर लें, हाइड्रोजन की ही बात कर ले, बड़ा विविधात्मक तत्व होता है ये। यहाँ पर 1s1 इसका जो वर्ग होगा, आवर्त होगा इसका 1 होगा, ब्लॉक इसका यश होगा, वर्ग इसका 1 होगा। इन्हें कुल मिलाकर के फर्स्ट यश ब्लॉक का पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन ही होता है, 1s1 हो गया। अब और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें, आपसे कहें कि जरा बताइए एल्युमिनियम को कहाँ रखा गया आवर्त सारणी में, तो आपको इसका नंबर मालूम होना चाहिए। इसका नंबर होता 13। तो आप विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखेंगे 6 4 10 2 12 1 13। यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो केवल 2 ही रहा, लेकिन अब बाहरी कोष इसका ये बना है। बाहरी कोष में भी बाहरी उपकोष जो बना है वो 3p बना हुआ है। अब 3p का मतलब हो गया ये इसके ब्लॉक को निर्धारित कर रहा है, ब्लॉक इसका p हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल 3 और 3 दोनों समान है,
तो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है कुल मिला करके 2 और प्लस 1 बराबर ये 3 हो गया। 3 होने का सवाल अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से जानेंगे। जब कोई तत्व पी ब्लॉक का आ जाए, कोई भी तत्व जब पी ब्लॉक का यानी उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाते हों तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ही। और जोड़ लीजिए, आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें आप 10 ऐड कर देंगे। देखिए 10 ऐड करने से, 10 ऐड क्यों करते हैं इसको भी बताएंगे। अभी आप केवल 10 ऐड करके देखिए, 10 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। 13 का मतलब होगा कि 13वें वर्ग में उपस्थित है। क्लियर हुआ? पी ब्लॉक के 13वें वर्ग में और तीसरे आवर्त में। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे, ये देखिए, ये दोनों ही जो है ये 3 में ही आ रहे हैं। ये इसका मतलब ये तीसरे आवर्त का एलिमेंट है। पी ब्लॉक तो ही ये साथ साथ 13वें वर्ग का है। हाँ, रही बात हम 10 क्यों ऐड कर रहे हैं, आपको अभी हमने शुरुआत में बता दिया कि जो डी ब्लॉक होता है उसमें कुल मिला करके 10 वर्ग होते हैं, और यस जो होता है, यस ब्लॉक, उसमें कुल मिला करके 2 वर्ग होता है। तो यस के बाद जब हम डी पर आएंगे, डी के बाद ही आपको पी मिल रहा है। हमने कहा था कि 1 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 3 से लेकर के 12 तक यहाँ तक होता है, कुल मिला करके 10 यहाँ आ गया, और यहाँ पर हमने लिखा था 13। तो जब हम सॉरी हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 10 इसके पीछे है, चूंकि इसको मत देखिए, यहाँ पर पी के पीछे 10 है, उसी 10 को यहाँ पर हम ऐड करें ताकि इसका नंबर जा करके मिल जाए। जैसे 1 बाय 1 बढ़ते जाते हैं, 12 तक तो यहाँ था ही है, फिर आप 13 पर पहुँचे, इसका मतलब 1 बढ़े हैं, लेकिन जस्ट यहाँ से 1 बढ़े हैं। लेकिन अगर पूरा देखा जाए पीछे से, तो यहाँ को मिला करके अगर 3 ही आया है तो पीछे इसका मतलब 10 है, उसी 10 को हम ऐड करके इसको 13 कर लेते हैं। यानी कि अब ऐसा जानिए, पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट है उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आप 10 ऐड करेंगे, तब जा करके उसका रियल ग्रुप मालूम चलेगा। अब देखिए 13 हमने कर लिया 10 में जोड़ करके 3 में, अब ये 13वां इसका वर्ग होगा। 13वें ग्रुप में ये उपस्थित है एलिमेंट जिसका नाम है एल्युमिनियम, और उसकी आवर्त की संख्या भी 3 है। आप इस 3 और इस 3 के चक्कर में मत रहिए, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ेंगे तब जाके 13 होगा ये, और 3 ये आवर्त है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये सस्पेंशन दूर होता चले। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जैसे आपको दे दिया जाए फास्फोरस ही दे दिया जाए, फास्फोरस का नंबर होता 15, आप विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। आपको विन्यास आ गया क्योंकि पिछली क्लास में हमने विन्यास का ही टॉपिक लिया था। ये 6 4 10 हो गया, 10 2 12 3 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बाहरी सेल तो यही बन गया, यानी ये पी जो है इसका ब्लॉक हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ब्लॉक होने के बाद इसका पीरियड तय कीजिए। ये 3 दोनों समान क्वांटम नंबर है, एक समान है, तो इसका जो 3 होगा ये इसका पीरियड होगा। अगर हम बात कर लें तो इसका तीसरा जो है इसका पीरियड हो जाएगा, तीसरा आवर्त है। अब बात करें इसके वर्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 + 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ +3 करेंगे, बराबर होगा ये 5। हमने कहा था जैसे ही पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आ जाए उसमें आप 10 जोड़ देंगे तो होगा ये 15। अब वास्तव में इसका जो वर्ग है वो 15वां वर्ग है। ये फास्फोरस जो है वो 15वें वर्ग में है। अब ऐसा मत समझिएगा कि इसका नंबर 15 है तो 15वां वर्ग हो गया, इसका नंबर 13 था इसलिए वो 13वां हो गया। ये बिल्कुल मत, इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि अभी और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर ये नंबर कुछ और होगा और उसका वर्ग कुछ और आएगा। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर 13 था इसलिए 13वें वर्ग का हो गया, यहाँ पर 15 था इसलिए 15वें वर्ग। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। क्योंकि कोई चार्ज नहीं इसलिए वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होगी। चलिए ऐसा हम इसलिए करें मत मानिएगा कि 15 यहाँ 15वां वर्ग आ गया। कोई और एग्जाम्पल देख लें, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की बात कर लें तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 ये हो गए 2 2 4 3 7। अब यहाँ पर देख रहे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहरी कोश ये है, बाहरी कोश में ये 2 और 2 समान है, इसलिए जो इसका आवर्त होगा, इसका आवर्त जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसका ब्लॉक जो है वो पी ही होगा, क्योंकि बाहरी कोश में पी, बाहरी उपकोश जो उसका पी बन रहा है।
अगर हम बात करें वर्ग की बात कर लें, यहाँ पर 2 है प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5, और 5 में हम 10 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। 15वें वर्ग का सदस्य ये भी है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए 7 था, इसको इसलिए बताया ताकि ये भ्रम दूर हो जाए कि जो परमाणु क्रमांक है वही उसका वर्ग आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसके लिए भी जो वर्ग आया है वो 15 ही है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। मतलब ये भ्रम दूर रहे कि परमाणु क्रमांक है उसका वर्ग नहीं होता है। हाँ, इत्तेफाक है, किसी किसी उदाहरण में हमको ऐसा देखने को मिल जाता है कि इसका वर्ग और क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक दोनों एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं, जैसे कि और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसी पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पर हीलियम दिया जाए, ये बड़ा अजीब सा एलिमेंट है। आप कहेंगे यहाँ 1s2 आ गया, इसको तो इस ब्लॉक का होना चाहिए था, निश्चित है ये सही है कि इसको होना चाहिए था यस ब्लॉक का, लेकिन ये यस ब्लॉक का नहीं है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर तो यस है फिर आप पी ब्लॉक क्यों बता रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए 1s के बाद इस 1 के लिए पी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा 1 के लिए पहले क्वांटम नंबर के लिए पी नहीं होता है, वहाँ जाने का मौका नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है, ये कंप्लीट हो जाता है। और ये जो कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब होता है ये अस्थाई अवस्था में आ गया। और जब कोई एलिमेंट अस्थाई अवस्था में आ जाता है तो उसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। और जीरो ग्रुप का जो स्थान है वो 18वां कॉलम है। ये 18वां जो खड़ा कॉलम है जीरो ग्रुप एलिमेंट के लिए बना हुआ है, क्योंकि रासायनिक दृष्टि से बिल्कुल ये निष्क्रिय है, किसी से ये रासायनिक क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका अष्टक तो यहाँ नहीं कह सकते हैं, ये पूर्ण रूप से अस्थाई है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। और जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तब तक कोई रासायनिक क्रिया संभव नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। ये सबसे हल्की गैस भी है, हीलियम वायुयान के टायरों में भरे जाते, ये भी जाने रहेंगे। और इसका जो ग्रुप होता है वो 18वां ग्रुप है। ऐसा है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वैसे आप यस पर मत मानिएगा, ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। जैसे बात कर लें नियान की, नियान में 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 से कोई मतलब नहीं, ये देखिए 2 है, ये 2 का मतलब होगा इसका जो आवर्त है वास्तव में 2 हो गया, लेकिन यहाँ 6 और 2 8, वर्ग की संख्या 6 + 2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। और 8 में हमने कहा था 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये इसका 18वां वर्ग होगा। और ये भी ध्यान दीजिए, वहाँ तो बात तो ठीक है, यहाँ पर 6 और 2 8, 2p के बाद 2d तो होता नहीं है, और 6 2 8, ये 8 का मतलब है कि ये भी अस्थायी रूप में है। ये इसका अस्थायी रूप इसलिए है क्योंकि इसका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हुआ है। जो p है 6 है, p के बाद कुछ होता नहीं है, p के बाद जब 3 में चले जाएंगे तो 3 में जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद कुल मिला करके 10 ही इलेक्ट्रॉन है, उसी का विन्यास करना है। ये अस्थाई कोश में जाना चाहेगा, अस्थाई वर्ग में जाना चाहेगा, और अस्थाई वर्ग जो होता है 18वां खड़ा कॉलम होता है, क्योंकि 6 और 2 8 में 10 जोड़ लिया आपने 18 हो गया। और 18वां जो वर्ग होता है इस आवर्त सारणी का सबसे अंतिम वर्ग होता है। इसको शून्य वर्ग, अक्रिय वर्ग, निष्क्रिय गैसों का वर्ग तमाम नामों से जानते हैं, क्योंकि किसी से कोई क्रिया नहीं कर पाता है। चलिए अब आप जान गए होंगे कि पी ब्लॉक में तत्वों का स्थान कैसे कैसे हम निर्धारित कर पाएंगे। कुल मिलाकर के बस केवल एक ही बात कि आप विन्यास करेंगे, विन्यास से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे और भी एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन की बात कर लें, सल्फर की बात कर लेते हैं। इसका 16 होता है, इसका 8 होता है। आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 6 4 10 10 2 12 12 4 16। यहाँ पर देखेंगे इसका भी ब्लॉक पी ही आएगा, और 4 और 2 ये बराबर 6 हो गया, 10 जोड़ेंगे इसमें 16 हो जाएगा। तो वर्ग जो होगा इसका 16वां होगा। यहाँ पर 3 3 है तो इसका आवर्त भी जो होगा वो 3 ही होगा। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p, यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे ये दोनों हैं, ये दोनों इसके आवर्त को शो करेंगे, और 2 4 ये 6 हो गया, 10 जोड़ेंगे
यहाँ पर इसका हो जाएगा 16, तो खड़ा कॉलम इसका 16वां हो जाएगा। ब्लॉक आप जान ही रहे हैं, इसका पी ब्लॉक होगा। ऐसे ही आने वाले अन्य सदस्यों के भी बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उसके स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखेंगे इस कैंडे में थोड़ा सा अलग है, जैसे इस ब्लॉक में कुछ जोड़ना नहीं था, लेकिन पी ब्लॉक में 10 को जोड़ देना पड़ा। फिर उसी प्रकार से आप डी ब्लॉक में जाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं हम कोई। इस कैंडे में होता है 21, आप विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 4s2, 3d1। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20 1 21, टोटल 21 होना चाहिए, 21 हमने कर दिया। अब आपको ये बताना कि इसका ब्लॉक क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये 3D जो इसका अंतिम कोष बनता है, वैसे देखने में तो ये लग रहा है आखिरी, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जावान यही है, जिसका नाम है 3D। तो 3D आ गया, तो D का मतलब ही हो गया कि ये तीसरे आवर्त का सदस्य होगा। तीसरे नहीं, सॉरी मैंने गलत किया, ये आवर्त इसका चौथा होगा। ये देखिए आवर्त का निर्धारण बाहरी कोष से करते हैं। देखिए हम लिख देते हैं, आवर्त बाहरी कोष से करेंगे। इसमें थोड़ा डी के लिए थोड़ा सा अलग होता है। आवर्त का निर्धारण इससे होगा बाहरी कोष से, और ब्लॉक जो होगा उच्च ऊर्जा से होगा, ऐसे कह सकते हैं, उच्च ऊर्जा से। दोनों को ध्यान दीजिएगा, आवर्त बाहरी कोष ये बन गया, और ऊर्जा की बात करें तो उच्च ऊर्जा से करेंगे, और उच्च ऊर्जा है 3D का। तो यहाँ पर ये है जो है ब्लॉक, इसका जो होगा वो डी है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम वर्ग की बात कर लें तो वर्ग यहाँ पर आप जोड़ लेंगे यस और डी, यस और डी दोनों जोड़ेंगे। देखेंगे ये बाहरी कोष का ये हो गया 4 हो गया, और ब्लॉक हो गया जो वो हो गया 3D के लिए। तो 3D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ 4s का नाम नहीं लेंगे, 4 का नाम नहीं लेंगे, हम नाम केवल लेंगे बाहरी कोष का, क्योंकि ये कभी 5s भी हो सकता है, कभी 6s भी हो सकता है, 7s हो सकता है। इसलिए हम नंबर का नाम नहीं लेंगे, क्वांटम नंबर का नाम नहीं लेंगे, हम केवल कहेंगे कि बाहरी कोष। तो बाहरी कोष आपका हो गया यस। अगर हम वर्ग का निर्धारण करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस ये लिखेंगे कि ब्लॉक में, ब्लॉक मतलब डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। देखिए डी में उपस्थित है 1 प्लस कर लेंगे, और यस में उपस्थित है 2, तो कुल मिलाकर के 3, इसलिए इसका जो वर्ग होगा वो तीसरा वर्ग होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल और लेंगे अभी, यस और डी, यस में 2 है, डी में 1 है, इसका मतलब 2 और 1 मिला करके 3 हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ना है, ये तीसरा है। जैसे यस में 2 थे, 1 और 2, 2 के बाद ये 3 आ गया, तो तीसरा इसका वर्ग होता है। और ब्लॉक की बात करें तो उच्च ऊर्जा जिसकी होती है, हाई एनर्जेटिक जो स्टेज होते हैं, वो 3D है, 3D उसका डी उसका ब्लॉक होगा, और 4 उसका जो होगा ये आवर्त हो जाएगा। चलिए और भी देखें एग्जाम्पल, इतना आप ध्यान में रखे रहेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, बस केवल हमने देख करके उसको वैसे लिख दे। बाकी आप ट्रिकी विधि से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल आप बने रहिए, स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को देखते रहिए। कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट जरूर करिए। अब जैसे हम बात करें, अभी आयरन की ही बात कर लें, आयरन का होता है 26, तो आप करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। यहाँ पर देखेंगे 6 4 10, 10 2 12, 6 18, 18 2 20, 6 26। अब फिर आप इसी पर ध्यान दीजिए, आपको जब भी ब्लॉक, वर्ग और आवर्त निकालना हो तो इसी पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए ये 4s जो है
ये जो 4 आ रहा है यही इसके हम ब्लॉक लिख रहे हैं, ये वास्तव में आवर्त है। 4 की बात कर रहे हैं, ये इसका जो है आवर्त है, 4 इसका आवर्त हो गया। अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें तो यहाँ देखिए डी दिया गया है, तो ये डी जो है इसका ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम वर्ग की बात कर लें तो 6 और 2 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा इसका 8, और 8 यही इसका जो होगा ये वर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको कि 6 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे तो जो 8 आएगा वही उसका वर्ग होगा। वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम कॉपर का ले लें या क्रोमियम का ले लेते हैं, क्रोमियम का 24 होता है, तो आप जब विन्यास करेंगे तो यहाँ पर ये 4s1, चूँकि इसको हमने पिछली वीडियो में दिया था 4s1 क्यों करते हैं और इसको 3d5 क्यों करते हैं, इसको हमने बताया था कि ऊर्जा, अस्थायी ऊर्जा आने के कारण, अस्थायी अवस्था आने के कारण ऐसा करते हैं। आप उसको विन्यास में अच्छे से देख सकते हैं पिछले क्लास में। यहाँ पर भी देखिए जो इसका आवर्त हुआ चौथाई हुआ है। ब्लॉक की बात कर लें तो इसके लिए भी डी हुआ। हाँ, वर्ग की अगर बात कर लें तो 5, 1, 6, यहाँ पर कुल मिला करके वर्गों की संख्या इसकी 6 हो जाती है, छठे वर्ग में यह उपस्थित। ऐसे कोई भी एलिमेंट लें, कॉपर ले लीजिए, कॉपर का 29 होता है, 29 होता है। अब यहाँ पर 4s1 और 3d इसका 10 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, तो 4 तो वही रहेगा, उसका आवर्त तो वही होगा। ब्लॉक की बात कर लें तो ब्लॉक भी डी होगा। वर्ग की बात करें 10 और 1 जोड़ेंगे, इसका वर्ग जो है वो 11वां वर्ग हो जाएगा। ऐसे आप जिंक में जाएंगे तो उसका 12वां वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अभी तो ये 3D सीरीज की बात थी, आप चले जाएंगे तो 4D में, आप चले जाएंगे तो 5D में। इसी प्रकार से यदि आपको क्रमांक याद है या क्रमांक दिया गया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार है कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो आप किसी भी तत्व को, किसी भी आवर्त का तत्व हो, किसी भी वर्ग का तत्व हो, उसको सही पोजीशन में आप ला करके रख सकते हैं। ऐसे कोई भी एलिमेंट हो, ऐसा नहीं है कि ये जो फार्मूला है कोई बहुत बड़ा फार्मूला तो है नहीं, ना हमने कोई ऐसा फार्मूला ही बता दिया जो बहुत पेचीदा हो, आपको समझ में न आए। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उठा करके सब कुछ रखा गया है, आप ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात एफ ब्लॉक की, एफ ब्लॉक थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें मामला होता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि जो एफ ब्लॉक है ये, इसमें भी तत्वों का निश्चित है, अवस्था निर्धारित है। ये ब्लॉक को 2 सीरीज में बांट दिया गया है, एक है एक्टेनाइड और एक है लैंथेनाइड, एक है एक्टेनाइड। यहाँ पर जो लैंथेनाइड अगर हम बात कर लें, लैंथेनाइड की अगर बात कर लें तो लैंथेनाइड में जो होता है ये परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के लॉरेंशियम तक होगा, ये ल्यूटेनियम तक, जिसका परमाणु क्रमांक 71 होता है, यहाँ तक होता है लैंथेनाइड। और इसी प्रकार से बात करेंगे एक्टेनाइड की। एक्टेनाइड का जो परमाणु क्रमांक होता 90 होता, जिसको थोरियम कहते हैं। थोरियम से लेकर के ये लॉरेंशियम तक होता है 103 तक। अब इनके मध्य जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के फॉर्म में ही आएंगे। हमने बताया था कि रेयर अर्थ मेटल भी होते हैं। इनके अगर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो यहाँ पर n-2 और यहाँ पर F1 to 14 जाने रहिएगा, 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर n-1, यहाँ पर D होता है 0 से 1 होता है, और यहाँ पर NS 1 to 2 होता है, NS2। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ये जो लैंथेनाइड होते हैं ये 4F सीरीज के होते हैं और ये 5F सीरीज के होते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि 4F यहाँ पर तब आएगा, 4F यहाँ पर 4F तब आएगा जब यहाँ पर 2 अधिक होगा, यानी कि 6s2 होगा, तब ये लैंथेनाइड कहलाएगा। और जब 6s2 होगा तो निश्चित है ये आवर्त 6वां होगा, बाहरी है ये तो 6वां आवर्त होगा। और एक्टेनाइड में आपको लाना है 5F, तो 5F तभी आएगा जब यहाँ पर 7s2 होगा, मतलब 7s होगा, 2 क्यों कहें कि 7s मतलब होगा 7वें आवर्त में। जब कोई तत्व 7वें आवर्त में पहुँचेगा तभी वो 5F सीरीज के दायरे में रखा जाएगा, तभी ये 5F सीरीज कहा जाएगा। तो 4F
और 5F। 2 स्त्रियजें हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम जान जाती हैं। यहाँ 58 से लेकर के 71 तक, कुल मिला करके यहाँ पर 10 तत्व ये हो गए और 10 तत्व ये हो गए। 20 तत्व ऐसे हैं जो आवर्त सारणी से बिल्कुल बाहर रखे गए हैं, जिन्हें हम अंतः संक्रमण एलिमेंट भी कहते हैं। अंतः इसलिए कहते हैं, यहाँ तक तो संक्रमण की बात होती थी, जब N-1D की बात करते थे वो संक्रमण तक सीमित रहते थे, लेकिन जब एक माइनस हमने और कर दिया, यानी 2 माइनस कर दिया, एक यहाँ किया एक यहाँ किया, यानी कि 2 माइनस हो गया तो पहुँच जाते अंतः संक्रमण, यानी कि पूरी तरह से संक्रमित हो जाते हैं, जिसमें हमने बांट ही दिया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। तो आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट जरूर करिएगा, हमें विश्वास है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही तमाम अनेक रोचक जानकारियों को लेकर के हमेशा आपके सामने उपस्थित रहेंगे। आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा कैसा रहा वीडियो, कोई समस्या होगी भी कमेंट करिएगा, और कोई सजेशन होगा उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और आज की क्लास को यहीं पर बस क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।